हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो हम पिछले वीडियो में अब तक बात कर चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन की और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो शायद वो आपको समझ में आए होंगे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, वो है आनुवांशिक कोड। आनुवांशिक कोड इसको बोला जाता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, देखो आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड किसे कहा जाता है। आनुवांशिक कोड, अब हमें पता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किसका निर्माण किया, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए का निर्माण किया। तो आरएनए में क्या है, आनुवांशिक सूचनाएं हैं। किस रूप में है, न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में है, जो क्या करेगी आगे जाके, प्रोटीन का निर्माण करेगी। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, आनुवांशिक कोड कहलाता है। भाई कहने का मतलब डीएनए से किसका निर्माण हुआ, आरएनए का। ठीक है, इसको क्या कहा था अपनों ने, अनुलेखन। अब आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के रूप में, न्यूक्लियोटाइड के रूप में, किसके रूप में, न्यूक्लियोटाइड के रूप में ये सूचनाएं निर्देशित होती है, जो आगे जाके किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। और इसे ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिक कोड कहा जाता है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आरएनए में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के रूप में निर्देशित होती है, जो प्रोटीन निर्माण को क्या करती है, निर्देशित करती है। इस क्रिया को आनुवंशिक कोड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन, इन दोनों में कोई कहीं संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अब इस संबंध का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए। जैसे सर्वप्रथम गेमो भाई साहब ने, गेमो एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, सर्वप्रथम गेमो भाई साहब ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो आनुवंशिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जो आनुवंशिक कोड होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है आनुवंशिक कोड त्रिक होता है, त्रिक इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो एक और कोडोन होगा, एक क्या होगा, कोडोन होगा, उसमें कितने नाइट्रोजन चार, 3 नाइट्रोजन चार, 1 2 3। ठीक है, तो एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन चार होंगे। ओके, तो इन्होंने ये बताया कि आनुवंशिक कोड त्रिक के रूप में होता है। इसका मतलब टोटल कितने कोडोन होंगे, ये कितने कूट होंगे, कितने नाइट्रोजन चार होंगे, 64। कितने होंगे, 64। ठीक है, अब इन 64 में से 61 तो क्या करता है, एमिनो अम्ल को निर्देशित करता है, जबकि 3 ऐसे होते हैं जो एमिनो अम्ल को निर्देशित नहीं करते। इन्हें कहा जाता है नॉनसेंस कोडोन। इन्हें क्या कहा जाएगा, नॉनसेंस कोडोन। कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम गेमो ने आनुवंशिक कोड त्रिक होता है इसके बारे में बता दिया। फिर उसके बाद में क्या कहा कि यदि ऐसा माना जाए, ठीक है, कैसा माना जाए कि आनुवंशिक कोड त्रिक है, तो कितने कोडोन होंगे भाई साहब, 64 कोडोन संभव है। और 64 कोडोन जो है वो 20 एमिनो अम्लों को ही क्या करेंगे, निर्देशित करेंगे। ठीक है, आप जानते हो एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आवश्यक और एक अनावश्यक। आवश्यक भी 10 होते हैं, अनावश्यक भी 10 होते हैं। अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊं तो इसकी ट्रिक होती है विम टाल पथ। ठीक है, विम टाल पथ, थोड़ा दिमाग लगाना और देखना विम टाल पथ से कौन कौन सा नाम आता है। ठीक है, चलो अब अपन इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, आनुवंशिक कोड पे। ठीक है, तो सबसे पहले गेमो भाई साहब ने बता दिया। उसके बाद में आए थे खुराना भाई साहब। ठीक है, खुराना, इन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन के जो एक तो होमोपॉलीमर होते हैं और एक कोपॉलीमर होते हैं, उनसे विकसित अमीनो अम्लों के बहुलक प्राप्त किए। ठीक है, वैसे कोई काम के नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि खुराना ने क्या किया था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर विकसित किए और अमीनो अम्ल के बहुलक क्या किए, प्राप्त किए। ठीक है, अपने जो इम्पोर्टेंट है, अपनी जो एनसीईआरटी में है वो है मार्शल नीरनबर्ग।
या ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, नीरनबर्ग। ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग ने क्या किया था, कोशिका मुक्त तंत्र, कोशिका मुक्त तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोले CFS, से प्रोटीन संश्लेषण की विधि विकसित की। इससे किसकी, प्रोटीन संश्लेषण विधि क्या की, विकसित की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि किस वैज्ञानिक ने, तो मार्शल नीरनबर्ग ने कोशिका मुक्त तंत्र में प्रोटीन संश्लेषण की विधि क्या की थी, विकसित की थी। अभी तक तो किसी ने नहीं बताया कि प्रोटीन संश्लेषण की विधि विकसित की गई है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका मुक्त तंत्र है उससे मैंने क्या किया है, प्रोटीन संश्लेषण की क्या की है, विधि विकसित की है। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है सेबवेटो ओकोआ। इन्होंने क्या किया था, एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज विकसित किया। एक एंजाइम विकसित किया, एंजाइम कौन सा था, उसका नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज विकसित किया। जो बिना किसी टेम्पलेट के, मतलब उसको टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होती, जो टेम्पलेट के बिना आरएनए के क्या बना देता है, बहुलीकीकरण बना देता है, या आरएनए को बहुलीकीकृत कर देता है। मतलब बहुत सारे आरएनए का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। इन्होंने एक ऐसी क्या बनाई थी, ऐसा एंजाइम बनाया था जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो मेन बात आती है अपनी, वो आती है आनुवंशिक कूट की विशेषताएं या गुण, देखो सबसे पहली विशेषता तो क्या होती है इसकी, सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही है कि आनुवंशिक कूट जो होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब आनुवंशिक कूट ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया कि अगर एक कोडोन में 4 आनुवंशिक कूट है तो ये ट्रिपलेट है, तो टोटल कितने कोडोन बनेंगे भाई, 64। ठीक है, या कितने नाइट्रोजन क्षारकों की आवश्यकता होगी, 64, या 64 क्षारकों की आवश्यकता होगी। ओके, अब इस 64 में से उन्होंने कहा था कि 61 तो क्या करेंगे, एमिनो अम्लों को प्रदर्शित करेंगे, और 3 ऐसे हैं जो एमिनो अम्लों को प्रदर्शित नहीं करते। उन्हें कहा जाता है नॉनसेंस कोडोन। क्या कहा जाता है, नॉनसेंस कोडोन। और ये 3 कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं UAA, UGA और UAG। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आनुवंशिक कूट में नॉनसेंस कोडोन किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिक कूट में नॉनसेंस कोडोन उसे कहा जाता है जो एमिनो अम्ल का निर्धारण नहीं करते हैं। और कौन कौन से होते हैं, UAA, UGA और UAG। पहला आनुवंशिक या पहली विशेषता तो आपकी यही होती है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता है आपकी वो क्या होती है कि जो आनुवंशिक कूट होता है ना, वो कोमालेस होता है। कोमालेस, कोमालेस का मतलब समझते हो, कोमालेस का मतलब हो गया कि जब अपन इनको पढ़ते हैं, जैसे अभी मान लो मैं बना रहा हूँ ATGC, ठीक है, अब मैं यहाँ कोमा लगा दिया तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा होगा ATGC ATGC ATGC। इस प्रकार से आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, कोमालेस होते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो इनका लक्षण है वो क्या है, वो ये है कि यदि अपन इस क्रम में
या किसी नाइट्रोजन क्षारक के निवेश, मान लो मैं किसी भी क्रम में नाइट्रोजन क्षारक का क्या करवाता हूँ, निवेश करवा रहा हूँ, या किसी नाइट्रोजन क्षारक का क्या करा रहा हूँ, प्रवेश करवा रहा हूँ। निवेश, और निवेश का मतलब तो प्रवेश होता है, सॉरी, विलोपन करवा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, उसके आगे का समस्त पठन बदल जाएगा और इसे कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। देखो भाई कैसे, अब जैसे मैंने अभी ये एक लिया था ATGC ATGC ATGC, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसकी अगर मैं आगे की बात करूँ तो आप ये देखो, अभी मैंने मान लो इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक का क्या करवा दिया, निवेश करवा दिया। तो जैसे ATGC मैंने यहाँ पर एक G का प्रवेश करवा दिया इस जगह पर, ठीक है, ATGC। अब आपको पता है आनुवंशिक कूट जो होता है वो त्रिक के रूप में होता है। तो देखो मैंने त्रिक बना दिया, तो देखो इसका त्रिक क्या बन रहा था, ये और ये, ठीक है। अब इसका पठन आगे बदला कि नहीं बदला। अब मान लो मैं इसमें से ये T गायब कर देता हूँ या इसका विलोपन करा देता हूँ, तो क्या बचेगा, AGC ATG CATGC, तो इसका अनुक्रम बदल जाएगा, ठीक है। बदला कि नहीं बदला। तो वही बात है कि यदि किसी आनुवंशिक कूट में अपन एक नाइट्रोजन क्षारक का निवेश करवा दें या एक नाइट्रोजन क्षारक को विलोपित कर दें, तो उससे जो बनता है या उसके पठन में जो रूपांतरण होता है उसे कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अब जो तीसरा पॉइंट होता है अपना, चौथा जो गुण है, वो चौथा गुण क्या होता है कि जो आनुवंशिक कूट होता है ना, आनुवंशिक कूट, ये किस प्रकार का होना चाहिए, अनअतिव्यापित होना चाहिए। अनअतिव्यापित होना चाहिए। अनअतिव्यापित का मतलब क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग, भाई नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे अभी अपन चल रहे हैं ATGC, ठीक है, तो इसके ऊपर या नीचे ATGC नहीं आएगा, ठीक है, इनके अनुसार कोड आएंगे, समझ रहे हो, इनके अनुसार क्या आएंगे, कोड आएंगे। यानी कि या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एक क्षारक केवल कोडोन में ही, एक कोडोन में ही पढ़ा जाता है ना। एक क्षारक जो है वो एक कोडोन में भी पढ़ा जाएगा। जैसे इसमें ये है ATG आ रहा है, फिर वहाँ पर आगे C आ जाएगा, तो इस प्रकार से मतलब एक क्षारक जो है वो एक कोडोन में भी पढ़ा जाएगा, अलग अलग कोडोनों में नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जेनेटिक कोड क्या नहीं होना चाहिए, अनअतिव्यापित होना चाहिए, ठीक है, अतिव्यापित नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये आपको नीट में भी क्वेश्चन मिलते हैं इसके कि आनुवंशिक कूट है, तो उसमें ऑप्शन आते हैं इस प्रकार से आते हैं कि अतिव्यापन प्रकार का, नॉन अनअतिव्यापन प्रकार का, मतलब 4 ऑप्शन ऐसे बनाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ये छोटी मोटी अपने को ध्यान रखनी है। तो नॉन ओवरलैपिंग प्रकार का होता है, ठीक है। 5वां जो आता है अपने पास पॉइंट, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो आनुवंशिक कूट होता है ना, अब 5वां पॉइंट यही है कि आनुवंशिक कूट में जो कोडोन होता है, कोई भी एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। कोई भी एक कोडोन जो क्या होगा, अमीनो अम्ल को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे AUG है, 5वां पॉइंट ये AUG है, ये AUG केवल मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपवाद भी होते हैं इसमें। ये जो वैलिन होता है ना, वैलिन, ये भी मेथियोनिन को क्या करने लग जाता है, कोड करने लग जाता है। तो ये इसके अपवाद है, ठीक है। तो थोड़ी सी ध्यान रखना कि आनुवंशिक कोड जो है सामान्यतः एक ही अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोडित करता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ये एक से ज़्यादा कोडों को कोडित करने लग जाते हैं। अच्छा, अनअतिव्यापन का एक अपवाद भी है। इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद ये है कि आप जानते होंगे 5 × 174। सोचो क्या है ये 5 × 174। ये भाई साहब बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है।
सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के कारण इसमें क्या पाया जाता है, अतिव्यापन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आनुवंशिक कोड का नियम है ये बैक्टीरियोफेज के लिए क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, एक ये था। एक इसका मतलब ये हो गया, देखो एयूजी और एयूजी केवल एक एमिनो अम्ल को निर्धारित करेगा, लेकिन कभी कभी वेलिन क्या है, इसको भी क्या करने लग जाता है, निर्धारित करने लग जाता है। तो अपन इसके लिए ऐसे कह सकते हैं कि जो आनुवंशिक कूट होता है ना, वो त्रुटिहीन होता है, त्रुटिहीन होता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलो अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट बात यह है कि अगला पॉइंट जो है छठा, वो क्या है, वो ये है कि आनुवंशिक कूट अपहाश्रित प्रकार का होना चाहिए। अपहाश्रित प्रकार का, भाई अपहाश्रित प्रकार से क्या मतलब है, अपहाश्रित प्रकार से मतलब है ये, देखो आपने अभी कहा था कि कोडोन जो है वो एक अमीनो अम्ल को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। ठीक है, उसे तो अपने कह दिया क्या, उसे तो अपनों ने कह दिया त्रुटिहीन। लेकिन अपहाश्रित प्रकार में यह है कि अब एक अमीनो अम्ल जो है ना, ये एक से अधिक किसको, कोडोनों को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। एक से अधिक कोडोनों को क्या कर सकता है, ये नियंत्रित कर सकता है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के सवाल ये होते हैं कि सर कोडोन क्या होंगे। तो भाई कोडोन कुछ ही नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल सी बातें बस बताऊं तो आपने किसका निर्माण किया, किसकी चर्चा चल रही थी स्टार्ट में अभी थोड़ी देर पहले, एमआरएनए पर। ठीक है, तो एमआरएनए पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं, एमआरएनए पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, उनकी संख्या व अनुक्रम, उनकी संख्या, न्यूक्लियोटाइडों की संख्या व अनुक्रम जो एमिनो अम्लों को क्या करती है, निर्धारित करती है, निर्धारित करती है, उसे ही कोडोन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए, जो एमिनो अम्लों को क्या कर देती है, निर्धारित कर देती है। तो देखो छठे प्रकार में ये है अपहाश्रित प्रकार का मतलब कि देखो हमने बताया था पहले वाले 5वें पॉइंट में कि जो कोडोन होता है, एक कोडोन जो है वो एक एमिनो अम्ल को क्या करेगा, निर्धारित करेगा, यानी कि त्रुटिहीन होगा। लेकिन उसके बाद में ये बिल्कुल विपरीत, ध्यान रखना, अपहाश्रित प्रकार का होता है, मतलब एक एमिनो अम्ल जो है वो एक से ज़्यादा कोडोनों को क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, एक एमिनो अम्ल, क्योंकि 20 ही प्रकार के तो एमिनो अम्ल अपने पास, और कितने कोडोन है, 64 कोडोन है, जिसमें से 61 का एमिनो अम्ल को निर्धारित करते हैं, 3 नहीं करते हैं। तो भाई 20, 21, 61 को कैसे करेंगे, इसलिए एक एमिनो अम्ल जो है वो एक से अधिक कोडोनों को क्या करता है, कोडित करता है, क्योंकि कोडोनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए। चलो अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आनुवंशिक कूट होता है ना, आनुवंशिक कूट में स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट व स्टॉप क्या मिलते हैं, सिग्नल पाए जाते हैं भाई, सिग्नल पाए जाते हैं। स्टार्ट का जो कोडोन या सिग्नल जो होता है वो होता है एयूजी, मतलब आनुवंशिक कूट एयूजी से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। और स्टॉप कोडोन कौन होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं आपके नॉनसेंस कोडोन। और नॉनसेंस कोडोन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, UAA, UGA और UAG। ठीक है, तो ये नॉनसेंस कोडोन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन कहा जाता है। अगला जो 8वां गुण है वो क्या है, वो ऐसा है कि जो आनुवंशिक कूट होता है, आनुवंशिक कूट संरेखिक प्रकार का होता है, संरेखिक प्रकार का होता है। संरेखिक प्रकार का मतलब क्या है भाई, देखो रेखिक का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो, रेखिक का मतलब होता है एक लाइन में, कैसे, एक लाइन में, मतलब देखो डीएनए से क्या बना, आरएनए,
और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो डीएनए पर स्थित अनुक्रम आरएनए के रेखिक अनुक्रम, ठीक है, इसके अनुक्रम इस पर उपस्थित, इसके अनुक्रम इस पर उपस्थित। ओके, तो समझ रहे हो। और इसके अनुक्रमों को कौन निर्धारित कर रहा है, एमिनो एसिड। तो एक लाइन में होते हैं, मतलब इसके लक्षण देखो, इसका मैसेज यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और इसका मैसेज यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, और ये कौन निर्धारित कर रहा है, एमिनो एसिड। और किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, आनुवंशिक कूट संरेखिक प्रकार के होते हैं, अर्थात डीएनए पर जो स्थित अनुक्रम होते हैं वो आरएनए के रेखिक अनुक्रम होते हैं, तथा आरएनए के जो अनुक्रम होते हैं वो प्रोटीन के एमिनो अम्लों के क्या होते हैं, रेखिक अनुक्रम होते हैं या उन्हें निर्धारित करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट का पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार है। नवा पॉइंट, नवा विशेषता क्या है कि आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक होता है। देखो, सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये है, सार्वत्रिक का मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि सभी वस्तुओं में, ठीक है। सार्वत्रिक का मतलब बोलोगे कि सभी जीवों में, किसमें, सभी जीवों में समान रूप से क्या होता है, अभिव्यक्त होता है, ठीक है। तो सभी जीवों में समान रूप से क्या होता है, अभिव्यक्त होता है। अतः आनुवंशिक कूट की सार्वत्रिकता ही आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का आधार है। जब अपन 11th और 12th चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं अपन आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ठीक है। तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का जो आधार होता है, अभियांत्रिकी का जो आधार है कौन है, यही है कि आनुवंशिक कूट क्या होता है, सार्वत्रिक होता है, मतलब सभी जीवों में समान रूप से अभिव्यक्त होता है। ओके, तो ये हो गया आपका आनुवंशिक कूट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।